Seventh time loop, the dark horse of winter 2024. I was surprised कि कैसे इस एनिमे को पॉपुलैरिटी नहीं मिली। कम से कम सीजन टॉपर तो ये हो ही सकता था, बट विंटर 2024 के सीजन टॉपर्स थे सोलो लेवलिंग, निंजा कामुई और चेन्ड सोल्जर। इन तीन एनिमेज की ज़्यादा बातें हुई कंपेयर टू अदर न्यू एनिमेज, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे अंडररेटेड थे और लोगों ने उन्हें डिस्कवर भी नहीं किया। एक्चुअल में गाइस, हमारी इंडियन एनिमे कम्युनिटी जो है वो कुछ ऐसी है कि ऑडियंसेस एनी ट्यूबर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं कि वो हमें कुछ बेहतरीन एनिमेज रेकमेंड करेंगे, जिस वजह से कई सारे टाइटल्स मिस हो जाते हैं और ऑडियंस उन्हें चांस भी नहीं देती, बिकॉज पता ही नहीं है कि कौन सा एनिमे आने वाला है। तो इस वजह से वो टाइटल्स लोगों की नज़र में तो आते नहीं, साथ ही टॉप 10 अंडररेटेड लिस्ट में भी नहीं आ पाते, बिकॉज मोस्टली पॉपुलरली अंडररेटेड एनिमेज को कवर किया जाता है। वेल, अंडररेटेड सही वर्ड तो नहीं है यूज़ करने के लिए, बट कम्युनिटी में ये वर्ड इतना फेमस हो गया है कि सब लोग इसी वर्ड को यूज़ करते हैं रादर देन यूजिंग ओवरलुक्ड, डिसरिगार्डेड, नेग्लेक्टेड, अंडरवॉच्ड। आप सोच के देखिए, अगर कोई बंदा टॉप 10 नेग्लेक्टेड एनिमेज नाम का एक वीडियो अपलोड करेगा तो क्या उसमें व्यूज़ आएंगे? बिल्कुल नहीं। अंडररेटेड का एक्चुअल मीनिंग होता है रेटेड और वैल्यूड टू लो। तो अगर मैं कहता हूँ कि रेडिएंट एनिमे इज़ अंडररेटेड तो वो कहना सही होगा, बिकॉज उसके रेटिंग्स बहुत कम हैं, 6.8 समथिंग आई थिंक सो। बट जो अंडररेटेड एनिमेज इंडिया में कवर होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर अबव 8। लाइक इरेज्ड के रेटिंग्स हैं 8.4, विलेन सागा 8.8, ब्लीच 8.2, डोरो 8.3, 86 8.2, नियॉन जेनेसिस इवेंगेलियन 8.5। दे आर प्रॉपरली रेटेड एनिमेज। अंडररेटेड वर्ड प्रॉपरली रेटेड एनिमेज के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, बट क्या कर सकते हैं, अंडररेटेड वर्ड इतना फेमस हो चुका है और कम्युनिटी में हर कोई इस वर्ड का यूज़ करता है। यूज़ वर्ड्स लाइक ओवरलुक्ड, नेग्लेक्टेड फॉर पॉपुलरली अंडररेटेड एनिमेज लाइक ब्लीच, डोरोरो, etc। एजर लेन, किंगडम ऑफ र्यून्स, कोरोसी एआई, इन सब पे अंडररेटेड वर्ड का यूज़ किया जा सकता है बिकॉज इनके रेटिंग्स कम हैं, बट वो तो ऑडियंस ही डिसाइड करेगी कि क्या ये सच में अंडररेटेड कैटेगरी डिजर्व करते हैं या फिर जितना इन्हें मिला है उसी में इन्हें संतुष्ट रहना चाहिए। मैं बस मिसकंसेप्शन दूर कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा मत समझिएगा कि किसी को टारगेट किया जा रहा है। बट एज यू नो, वर्ड्स हैव लॉस्ट देयर ओरिजिनल मीनिंग, तो जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, वरना देखा जाए तो छोटे से लेकर बड़े एनिट्यूबर तक ने ये गलती कर रखी है। बैक टू सेवेंथ टाइम लूप, ये रीइंकार्नेशन रोमांस फैंटेसी जॉनरा में बिलोंग करता है। वेल, मेरा फेवरेट जॉनरा है टाइम ट्रैवल, तो उससे रिलेटेड कोई भी एनिमे हो, चाहे वो लूपिंग के ऊपर हो, पैराडॉक्सेस के ऊपर हो, रेट्रो कॉजालिटी के ऊपर हो, प्री कॉग्निशन के ऊपर हो, बटरफ्लाई इफेक्ट के ऊपर हो, तो वो मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा खींचती है। इसलिए मैंने सेवेंथ टाइम लूप को भी एक मौका दिया मुझे इम्प्रेस करने के लिए, एंड इट सक्सीडेड। विंटर 2024 का ये मेरा फेवरेट न्यू एनिमे था। हो सकता है आपको ये उतनी अच्छी ना लगे, बट मुझे ये काफ़ी पसंद आई। अगर हम नेगेटिव्स की बात करें, देन एक ही नेगेटिव पॉइंट है, दैट इज़ हर चीज़ बहुत कन्वीनियंटली हो जाता है। आई मीन, मेन प्रोटैगनिस्ट अपने पिछले 6 लूप्स के मेमोरी को अच्छे से यूज़ करके हर प्रॉब्लम को टैकल कर लेती है। अब अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें, देन एनिमेशन काफ़ी मस्त था, म्यूज़िक भी अच्छी है, मुझे पर्सनली एंडिंग सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा, और हर जॉनरा को ये अच्छे से टाइम देते हुए आपको नज़र आएंगे। ये उस तरह की कहानी है जिसमें लड़की लड़के को बदलना चाहती है, बट ज़्यादा इंस्पिरेशन मत ले लेना, बिकॉज रियल लाइफ में लड़कियों को ही भुगतना पड़ता है। वेल, दिस एनिमे शोज अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमेन हु वांट्स टू चेंज द क्रूल पर्सनैलिटी ऑफ अ क्राउन प्रिंस so that she can accomplish her goals and live a happy life। ये एक बहुत ही अच्छा मिक्स है ऑफ पॉलिटिकल ड्रामा एंड बडिंग रिलेशनशिप, जो आपने इससे पहले टीयर मून एम्पायर, द रीज़न वाई राइलियाना एंडेड अप एट द ड्यूक्स मैंसन जैसे एनिमेज में तो देखा ही होगा। बट स्टिल सेवेंथ टाइम लूप मैनेजेस टू इम्प्रेस यू, एंड इसके रेटिंग्स है 7.5 फ्रॉम माई एनिमे लिस्ट और 7.2 फ्रॉम IMDb। तो अब बात कर लेते हैं प्लॉट की। कहानी है रीश की, जो अपने 6th टाइम लूप में आर्नोल्ड हाइन के हाथों मारी जाती है, इसलिए वो वापस से अपना लूप स्टार्ट करती है 5 साल पहले,
जब डाइटरिच हर्मिटी उससे अपना एंगेजमेंट तोड़ रहे होते हैं, वो उसे ज़्यादा भाव ना देते हुए वहाँ से चली जाती है और कुछ अलग करने का प्रयास करती है। वो सोचती है हर टाइम वो मेन एंट्रेंस से ही एग्जिट लेती थी, तो इस बार वो एक डिफरेंट रूट लेती है, बट वहाँ उसे आर्नोल्ड हाइन मिल जाता है। वो शौक में उसे एम्परर आर्नोल्ड हाइन कहती है, बिकॉज 5 साल बाद वो एक एम्परर होगा। तो उस चीज़ से आर्नोल्ड थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है और वो उससे पूछता है कि मैं तो अभी एक क्राउन प्रिंस हूँ, फिर भी तुमने मुझे एम्परर कहा। तो रीस कहती है कि जल्दबाजी में उसने गलती से वो कह दिया, क्योंकि उसकी एंगेजमेंट टूट चुकी है और वो थोड़ी जल्दी में है। तभी वो कुछ इम्प्रेसिव एबिलिटीज़ आर्नोल्ड के सामने प्रस्तुत करती है, जिससे कि आर्नोल्ड इम्प्रेस हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। बट रास्ते में रीस की मुलाकात फिर से डेट्रिच हर्मिटी से होती है और वो फिर से उसे भाव नहीं देती। तो डेट्रिच अपने नाइट्स को कहता है उसे रोकने के लिए, बट तभी आर्नोल्ड पीछे से एक स्वॉर्ड अटैक करता है, जिसे रीस डिफेंड कर लेती है और आर्नोल्ड उस चीज़ से इम्प्रेस होकर रीस को प्रपोज कर देता है। तो इसके आगे रीस का सफ़र कैसा होगा और क्या वो आर्नोल्ड हाइन को रोक पाएगी एक युद्ध चालू करने से पहले, जानने के लिए देखिए 7th टाइम लूप। इसके टोटल 12 एपिसोड्स हैं, पर जाने से पहले 2 और रिकमेंडेशन, गर्ल्स बैंड क्राई और हेंजिन नो सलाद बाउल। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए मार्वेलस, जनरल ऑडियंस के लिए गुड, प्रो ऑडियंस के तरफ से हिडन जेम, रिव्यूअर्स के तरफ से मास्टरपीस और मेरी तरफ से फर्स्ट क्लास। तो अब आते हैं सरप्राइज पैकेट पर, और आज हम बात करेंगे एक सेनिन मांगा की जिसका नाम है kou kou Tekken Den टफ। इसका एक सीक्वल भी है जिसका नाम है टफ, एंड इट इज़ वे मोर पॉपुलर दैन इट्स प्रीक्वल। इट्स अ मार्शल आर्ट्स मांगा जिसे आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, बट ये कुछ ज़्यादा ही अंडररेटेड है। बहुत ही कम लोगों ने इस मांगा को पढ़ा है। ये मांगा बहुत पुरानी भी है, 1994 से शुरू हुई थी और जुलाई 2003 में ख़त्म होती है। इसका एक OVA अडेप्टेशन भी है जिसमें सिर्फ 3 एपिसोड्स हैं, एंड दोज 3 एपिसोड्स कंटेन सम ऑफ द फाइट्स फ्रॉम द मांगा। तो स्टोरी तो बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली इफ़ यू स्टार्ट वॉचिंग इट, तो इसीलिए पहले आप मांगा ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद चाहे तो आप 3 एपिसोड्स देख सकते हैं। कहानी है कीची मियाजावा की, जो नादा शिनकागे फाइटिंग स्टाइल सीख रहा होता है अपने फादर से, इसलिए उसे लड़ाई करना बेहद पसंद है, बट उसमें भी उसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स चाहिए होते हैं। तो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स में उसे नॉर्मल ओपोनेंट्स ही मिलते हैं, बट चैप्टर 4 के बाद उसे अच्छे ओपोनेंट्स मिलने चालू हो जाते हैं और उन्हें हराने में मेन कैरेक्टर को दिक्कतें आती है। बट असली मज़ा चालू होता है चैप्टर 28 के बाद। वहीं से ये मांगा पीक करती है, बिकॉज वहाँ से गाइस जो हमारा फर्स्ट मेन एंटागोनिस्ट है वो इंट्रोड्यूस होता है और वो बहुत समय तक मेन प्रोटैगनिस्ट का मूड ख़राब करते हुए आपको नज़र आएगा। इस मांगा में आपको मेन कैरेक्टर डिफरेंट फाइटिंग स्टाइल वाले लोगों के साथ फाइट करते हुए नज़र आएगा। सो इफ़ यू लाइक बैटल टू बैटल मांगाज देन यू विल डेफिनेटली लाइक दिस मांगा, वरना आपकी मर्जी, आपको जो कहना है आप वो चाहे तो कह सकते हैं। वेल पता नहीं क्यों बट बॉक्सिंग रिलेटेड मांगाज मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, एंड आई स्टार्ट इंजॉइंग देम रादर देन कंपेयरिंग कि क्या ये फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार से बेहतर है, क्या ये होली लैंड से बेहतर है, क्या ये ऑलराउंडर मेगुरु जितना अच्छा है। आई जस्ट इंजॉय दिस जॉनरा, इसलिए मैं कंपेयर वंपेयर नहीं करता हूँ व्हेन आई वॉच बॉक्सिंग रिलेटेड मांगास। तो अब हम बात करेंगे ब्लीच पर, एंड टुडे वी आर कवरिंग द ह्यूको मुंडो स्नीक एंट्री आर्क। मेरे लिए दिस इज़ वन ऑफ द वीकेस्ट कैनन ब्लीच आर्क्स, बट पता नहीं क्यों लोग एजेंट ऑफ द शिनिगामी आर्क को सबसे खराब बोलते हुए नज़र आते हैं। इस आर्क में टोटल 20 एपिसोड्स हैं, जिसमें से तो 9 फिलर होते हैं, जिस वजह से ये आर्क थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट फील होता है और इस आर्क में बड़े इवेंट्स भी आपको देखने को नहीं मिलते। द मेन इवेंट वाज कैप्चरिंग ओरिहिमे एंड मेकिंग हर एन एलाई ऑफ अरंकास एंड आइजन। बट जानते हो इसके रेटिंग्स कितने हैं लिविंग द फिलर एपिसोड्स? इट इज़ 7.82। बट इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो मुझे अरंकार अराइवल आर्क लगा था, बट क्या कर सकते हैं, ऑडियंस हैव वोटेड इट। तो शुरुआती एपिसोड्स में हित्सुगाया, इकाकू, रेंजी, यूमिचिका, रानगिकू और कॉन को थोड़ा स्क्रीन टाइम मिलता है डिफीटिंग सम मेनोस एंड हॉलोज।
एपिसोड 136 और 137 थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाती है, बट वो सिर्फ कुछ फाइट्स दिखाने के लिए थे ऑफ रेंजी, इकाकू एंड हित्सुगाया। हमें देखने को मिलते हैं एल्डिगोर वर्सेस इकाकू, मेनिस वर्सेस हित्सुगाया और रेंजी वर्सेस पैट्रोस। वो हमें देखने को मिलते हैं फाइट्स, बिकॉज आगे ये घंटा कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। और उसके बाद चालू होता है हमारा कैनन आर्क। द फाइट्स वेर इंटरेस्टिंग बट बहुत जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। एंड देन कम्स द ओरिहिमे रेस्क्यू आर्क। उसमें हमें डेमोरा जॉर्ड वर्सेस चैट देखने को मिलता है। उसके बाद आइस रिंगर वर्सेस उरियू भी हमें देखने को मिलता है। और फिर से चालू हो जाता है एक और फिलर आर्क। वेल, आसिदो वाज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, पर रुकिया ने अपना वादा नहीं निभाया, जबकि उसने एपिसोड 149 में कहा था दैट आई विल कम बैक फॉर यू आसिदो। उसके बाद इचिगो वर्सेस दौड़दोनी चालू होता है और वहीं ये आर्क खत्म हो जाती है। तो इतनी ही बातें करते हैं इस आर्क के ऊपर और यहीं समाप्त होता है सरप्राइज पैकेट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।